नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2024 में प्रतिशत के दूसरे पार्ट को लेकर आए। अभी तक आप लोगों ने प्रतिशत के पहले पार्ट को देख लिया होगा, उसके क्वेश्चंस को भी समझ लिया होगा और उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे 8 के लगभग आपने उसको दोबारा से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आपको वीडियो और पीडीएफ मतलब वीडियो और पीडीएफ दोनों आपको टेलीग्राम पे मिल ही रहा होगा। और अगर नहीं मिल पा रहा है अभी भी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए हम लोग आज प्रतिशत के दूसरे भाग को करेंगे। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे और हम लोग इसको 3 पार्ट में खत्म कर देंगे। फिर हम लोग एक रीजनिंग के चैप्टर को लेकर आएंगे। इसी तरह हम लोग आगे अपनी तैयारी को करते रहेंगे। तो प्रतिशत के पहले पार्ट को देख लिया था, उसमें कुछ बेसिक्स भी बता दिया था मैंने। तो आज हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे और जिस क्वेश्चंस में बेसिक या ट्रिक की जरूरत होगी हम वहां पे बताते चलेंगे। तो यहां पे आपको दिख पा रहा होगा प्रतिशत भाग 2। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक निश्चित तिथि पर दोनों देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सफलता दर 60% है। वे भारत में लगातार अगले 30 एक दिवसीय मैच हार गए और उनकी सफलता दर घटकर 30% रह गई। तो दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रतिशत का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग पहले क्वेश्चंस को समझे, क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चंस में किन बातों को हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देख पा रहे हैं कि 2 कंट्री है, एक है इंडिया, दूसरा है पाकिस्तान। ओडीआई मैच हुआ है, ठीक है, और इसमें यह देखा गया है कि सक्सेस रेट जो है पाकिस्तान का वो 60% है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100 मैच खेला गया होगा तो 60 पाकिस्तान ने जीता है, 40 भारत ने जीता है। तो 60% सक्सेस रेट किसका है? पाकिस्तान का। तो इंडिया का कितना हो गया? 40। क्लियर। हम अगर 60% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, तो 3/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3/5। अब एक बात समझिए कि मान लेते हैं कि उन दोनों के बीच एक्स मैच खेला गया होगा। अब तक यहां तक एक्स मैच खेला गया होगा, तो हम कह देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स मैच, क्लियर, सॉरी, एक्स मैच उसका 3/5 किसने जीत लिया? पाकिस्तान ने। क्लियर। बटे एक्स अभी तक कितना था? एक्स। उसके बाद 30 मैच और हो गया जिसमें पाकिस्तान ने एक भी नहीं जीता है, इसलिए ऊपर हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। मतलब पाकिस्तान ने अभी भी x गुना 3/5 ही जीता है। नीचे x + 30 मैच हो गया और ये कहीं ना कहीं किसके बराबर हो गया? 30% के, मतलब 30/100। बस आपको इसको हल कर देना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 0 0 कट गया। इसको सॉल्व करिए तो देखिए कितना हो जाएगा? 3x/5 × 10, मतलब ये हो जाएगा 6x, है ना, बराबर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x + 90। तो इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 3x = 90 और x का मान यहां पे आ गया 30। मतलब जब पाकिस्तान 60% मैच जीत चुका था इंडिया से, तब तक मैच हुए थे 30। तब तक मैच कितने खेले गए थे? 30। मतलब 30 मैच में पाकिस्तान ने 60% मैच जीत लिया। मतलब 18 मैच पाकिस्तान ने जीता था और इंडिया ने 12 मैच जीता था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बच्चे उत्तर 30 लगा देंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुल मैचों की संख्या पूछा गया है, बाद में 30 मैच और खेला गया, यहां पे देख लीजिए, क्योंकि उसी की वजह से पाकिस्तान की सफलता दर कम हो गई थी। तो कुल मैचों की संख्या हो जाएंगे 30 + 30 = 60। मतलब ना कि 30 उत्तर होगा, मेरा उत्तर हो जाएगा 60। मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या कितनी है? 60। ठीक है, सही क्वेश्चन था।
चावल की कीमत में 25% की कमी होने से एक व्यक्ति 800 रुपए में 8 किलो अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल की प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली बार आपको बताया था, बस उसमें यह था कि चावल की कीमत में जितने प्रतिशत कमी हो जाती है तो खर्च में कितनी बढ़ोतरी कर दें। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था पहले पार्ट में। आज जो क्वेश्चन है इसमें यह है कि चावल की कीमत में 25% की कमी हो गई है, उसके वजह से व्यक्ति 800 रुपए में 8 किलो चावल अधिक ले आता है घर। तो पूछा जा रहा है कि चावल का घटा हुआ मूल्य कितने किलोग्राम, कितने प्रति किलोग्राम था। तो पहले एक बात समझिए कि पहले व्यक्ति 800 रुपए लेके जाता था, तो मान लेते हैं कि कुछ चावल की मात्रा लेकर आता था किलोग्राम में। अब व्यक्ति गया मार्केट, दुकानदार को 800 रुपए दिया, बोला चावल पैक कर दो। दुकानदार बोला कि आज जो चावल का कीमत है ना वो 25% कम हो चुका है। तो व्यक्ति ने बोला कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, आप मुझे 800 का ही चावल दो, मुझे पैसे मत लौटाओ। तो दुकानदार बोला कि ठीक है, तो दुकानदार उसको 8 किलो चावल एक्स्ट्रा दे दिया। तो व्यक्ति यह समझ नहीं पाया कि दुकानदार उसको कितने रुपए किलोग्राम चावल अब बेच रहा है, जिसकी वजह से उसको 8 किलो चावल एक्स्ट्रा मिला। तो देखिए आप बात समझिए कि 800 रुपए वो लेके जाता था, आज चावल की कीमत 25% कम हो गई है। मतलब कि चावल पहले 100 में मिलता था, अब 75 में मिल रहा है, यही हुआ ना इसका मतलब। तो चावल की कीमत 25% कम होने का मतलब चावल की कीमत अब है 75%, पहले के मूल्य का 75%। और 75% को फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करते हैं तो उसका मान आता है 3/4। मतलब 800 का 3/4 आप निकाल दें तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 600 रुपए। मतलब अब जो चावल की कीमत है ना वो कहीं ना कहीं कितना है, 600 रुपए। तो कितना एक्स्ट्रा, मतलब कितना पैसा बच रहा था, तो कितना पैसा बचा शेष, 600 रुपए में उसको चावल एक्चुअल में जितना पहले मिलता था अब मिल जा रहा है। मतलब 200 रुपए उसको एक्स्ट्रा दुकानदार दे रहा था कि भैया 200 रुपए आप ले जाएं। आप चाहे तो इसका यहां पे सीधा आप 800 का 25% भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए आपको बताया कि पहले आप ये भी मूल्य जान ले कि पहले किस मूल्य पे उसको मतलब दुकानदार तो पहले उसको 800 पे दे रहा था और अब दुकानदार उसको उतना ही चावल किस मूल्य पे देने के लिए तैयार था। तो दुकानदार उसको 600 पे दे रहा था, क्यों, क्योंकि 25% रेट कम हो चुका था। लेकिन उसने बोला कि 200 का और चावल ही पैक कर दो, तो 200 रुपए में उसको कितना चावल मिल रहा है, 8 किलो। तो प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा, घटा हुआ चावल का घटा हुआ मूल्य। तो देखिए 200 रुपए में उसको मिल जा रहा है 8 किलो चावल, तो 1 किलो चावल का दाम 8 दूना 16 4 25, मतलब ₹25 पर केजी। मतलब अब चावल की कीमत केवल और केवल 25 रुपए है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ओरिजिनल मूल्य कितना था तो आप कैसे निकालेंगे, ये 25 रुपए जो है वो कहीं ना कहीं 75% के बराबर है। इसका मान कितना है, 75% के, तो 100% का मान कितना होगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो चावल का मूल्य था लगभग 100 रुपए, 100/3 मतलब 33.33 आप कह सकते हैं कि पहले चावल 33 रुपए के लगभग मिल रहा था और अब चावल का कीमत 25 रुपए हो गया है। एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 10,935 रुपए है और इसका मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम होता जाता है, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य ज्ञात करें। देखिए पहले क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता था कि आज स्कूटर का मूल्य इतना है और 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा अगर 10% में डेप्रिसिएट हो रहा है हर साल। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रेजेंट मान दिया हुआ है और आपको पहले के मतलब प्रीवियस मान निकालना है, मतलब बैक डेट का। तो देखिए इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप तुरंत इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कम हो रहा है तो यहां माइनस लगाइए, पहले ही आपको बताया था। मतलब अगर यहां पे लिखिए 10 आज मान है तो कल मान इसका क्या हो जाएगा, या 1 साल के बाद मान क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि 1 साल में 10% कम हो रहा है, मतलब 1 रुपए कम हो रहा है। फिर से अगले साल 10, फिर इसका मूल्य हो जाएगा 9, फिर से 10 और अगले साल मूल्य हो जाएगा 9। तो ये देखिए ये है वर्तमान मूल्य जो आज है इसका मूल्य, और ये है 3 वर्ष पूर्व मूल्य। ठीक है, ऐसे सोच लीजिए। तो हम यहां पे देखेंगे, इसको मैंने पहले ही बताया था आपको, इधर गुना होगा
मतलब 1,000 रुपए के स्कूटर का मूल्य आज हो गया 729 रुपए। क्लियर? मतलब स्कूटर का जो वर्तमान मूल्य है वो है 729 रुपए, जो पहले 1,000 रुपए में आपने खरीदा था। तो हम कहेंगे कि 729 रुपया ही हमारा कहीं ना कहीं 10,935 के बराबर है, क्योंकि ये वर्तमान मूल्य है ना, मतलब ये वाला। तो एक यूनिट का मूल्य हो जाएगा 10,935 बटे 729। तो हमसे 1,000 यूनिट का मान पूछा गया है, मतलब 3 साल पहले का मूल्य। तो आप आराम आराम से इसको 1000 से यहां गुना कर दें। जब आप इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 729 से। एक बार में देख लीजिए कितने बार में कटता है। 729 डिवाइडेड बाय 10,935, ये एक बार में कटेगा, है ना। 729 यहां लिखेंगे तो 13 में 9 गया 4, 8 में 2 गया 6 और 10 में 7 गया 3, यहाँ 5। यहाँ पे हम 5 बार में कर देंगे तो देख लीजिए, जो 9 पचे 45, 4 5 दूना 10, 4 14, 7 पचे 35, 1 36। मतलब ये आराम आराम से 15 बार में कट जाता है। तो उसका जो पहले का जो मूल्य रहा होगा ना, वो 15,000 रहा होगा। मतलब 3 वर्ष पहले इसका मूल्य 15,000 था स्कूटर का। बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाला है, जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिलता है, जो वैध वोटों का 75% थे। तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, एक चुनाव हुआ है दो कैंडिडेट के बीच, उसमें 100% चुनाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मात्र और मात्र 75% ही लोग वोट डालने आए, पहला कंडीशन। दूसरा, जब 75% लोग वोट डाले तो उसमें भी 2% वोट अवैध घोषित हो गए, मतलब किसी कारणवश गलत हो गया होगा। उसके बाद भी कहा गया है कि जो व्यक्ति जीता है उसको वैलिड वोट का 75% वोट मिला है, और वो जो है जीतने वाला व्यक्ति, उसको 9,261 वोट मिला है। तो नामांकित मतलब जितने भी वोटर लिस्ट में नाम है, उस मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। मतलब 100% लोगों का नाम तो बताना ही बताना है, उससे मतलब नहीं है कि कितने लोग आए और कितने लोग वैलिड वोट दिए। तो आप ऐसे सोचिए कि दो कैंडिडेट है ए और बी। ए को मिला 9261 वोट, यही जीता है। मान लेते हैं कि वोटर लिस्ट में 100% लोग रहे होंगे, जिसमें से केवल और केवल डाले गए वोट जो है, डाले गए मत वो 75% है। 25% लोग वोट नहीं डाले हैं। इस 75% में भी 2% अवैध हो गए, तो 98% ही वैलिड वोट है। ठीक है, वैलिड वोट का 75% ए को मिला है। 75% का मतलब 3/4, तो 3/4 ए को मिला है। तो बस ये जो मान है आप इसको सॉल्व कीजिए तो कितना मिला, तो 25 चौके 25 तिया, ये कट जाएगा 2 दूना 4, ये 2 बार में 49। मतलब इतना वोट ए को मिला, और ये कहीं ना कहीं किसके बराबर है, 9261। तो हम कह सकते हैं कि 9261 है वो कहीं ना कहीं 3 गुना 3 गुना 49 और बटे कितना है, 4 दूना 8 के बराबर है। तो हमको निकालना है किसका मान, 100% का। मतलब कितने लोग वोट डाले थे, तो गुना 100 कर दीजिए यहां, और ये 8 भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये नीचे बटे में है, तो हम 8 को ऊपर ही लिख देते हैं, मेरा काम आसान हो जाएगा। यहां 9 है, बस इसको सॉल्व करना है। ये देखिए 9 बार में ये कट जाएगा, 9 दूना 18 और 8, और ये कट जाएगा 21 बार में, तो कितना हो जाएगा, 21 गुना 8 168 और 2 जीरो। मतलब 16,800 लोगों ने, मतलब 16,800 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था, जिसमें से केवल और केवल 75% ही लोग वोट डालने आए हैं। तो मेरा सही जवाब है 16,800। अगर यह पूछा जाता कि डाले गए मतों की संख्या, तो आप निकालते 16,800 का 75%। अगर उसमें भी पूछता कि वैध मतों की संख्या बताएं, तो 16,800 का 75% का 98% निकालते, तो आपका सही जवाब आता। अगले क्वेश्चन को देखिए, दो संख्याओं का योग जो है वो है 650। बड़ी संख्या को अगर 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो ज्ञात कीजिए कि प्राप्त संख्याएं बराबर है। तो ज्ञात होता है, यहां पे लिख दीजिए, तो प्राप्त संख्याएं बराबर है, ये लाइन काट दीजिए। तो प्राप्त संख्याएं बराबर है,
तो छोटी संख्या यहां पे आपको बताना है। अब मान लेते हैं कि छोटी संख्या ही x रही होगी, मान लेते हैं छोटी संख्या जो है ना वो x रही होगी, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, ऐसे सोच लीजिए 650 माइनस एक्स, जो पूछ रहा है उसी को मान लिए। अब बड़ी संख्या को 4% कम और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का 112%, क्योंकि 12% बढ़ाने का मतलब 112%, और इसको 4% कम कर दिया जाता है मतलब इसका 96%, दोनों बराबर हो गए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए इसको कटा देते हैं, 0 0 कट गया, 100 100 और कटेगा, 4 से इसको भी कटाइए, 4 से 24 और ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 3 4 8 32 और कटेगा, 4 6 के 24, 4 7 28, कितना हो जाएगा ये देखिए, 7x इज इक्वल टू 650 गुना 6 और ये हो जाएगा -6x। तो ये 6 और 7 इधर हो जाएगा, तो 13x बराबर हो जाएगा 650 गुना 6 और x का मान हो जाएगा 650 गुना 6 बटे 13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 गुना 6 कितना हो जाएगा, 300। तो यही मेरी छोटी संख्या है 300, और बड़ी संख्या अगर पूछा जाता तो कितना हो जाता, 650 में 300 को घटा दीजिए, तो मेरा आंसर हो जाता 350। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। ये मत देखिएगा कि मतलब क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बेसिक्स को समझिए, फिर जैसा भी क्वेश्चन आएगा ना परसेंटेज से आप आराम से कर लेंगे। फिर ये मत देखिएगा कि वहां लेंदी आ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चंस कर लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस को ही वो लोग घुमा फिरा देता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आप अभी बेसिक्स से तैयारी करें। अब ऐसा क्वेश्चन भी आप देखिए बहुत बेहतरीन होता है कि यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर को 5% कम कर दिया जाए तो नई भिन्न का मान 7/4 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न का मान ज्ञात करना है या मूल भिन्न का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते कि वो भिन्न x/y रहा होगा, यही है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 20% बढ़ाने का मतलब 120/100 और डिनोमिनेटर में 5% कम करने का मतलब 95/100। क्लियर। इसके ऑपरेशन के बाद जो भिन्न बन जाता है वो बन जाता है 7/4। देखिए 100 तो कैंसिल ही हो गया, 5 से 19 और 5 से ये कट जाएगा 24 बार में, तो हम कहेंगे कि 24 गुना x बराबर 19 गुना y इज इक्वल टू 7/4। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x बाई वाई का मान 7 गुना 19 बटे 4 गुना 24। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए x अपॉन वाई का मान हो जाएगा 19 गुना 7 133/96 और यही मेरा सही जवाब है। अब देखिए अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आप बस ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन तो x और y आपको लेना ही है, x अपॉन वाई या पी वाई क्यू जो भी लीजिए। अगर यहां पे बोले न्यूमरेटर में 20% बढ़ाने का मतलब आप उसमें डिनोमिनेटर में गुना 120 कर दीजिए, और अगर हर में 5% कम है तो हर का मतलब ऊपर चले जाइए और 5 कम कर दीजिए। मतलब जो बढ़ाना है अंश में जो बढ़े या घटे वो नीचे कर देना है, और हर में जो बढ़े या घटे वो ऊपर कर देना है। बस इसको सॉल्व कीजिए, देखिए वही बात हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, x और अपॉन y नहीं लिखना, 7/4 लिखना है। 7/4 में करना है आपको जो भी ऑपरेशन करना है। हर में 20% बढ़ाना है तो अंश में ना तो हर में कर दीजिए 120 और इसमें अंश में कर दीजिए 95, उल्टा कर देना है बस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 से 19 अब 5 से 24 आ गया वही मान, 19 7 133 और 24 गुना 4 96। तो इतने लंबे प्रोसेस से बच जाएंगे। ये फाइनल और अच्छा ट्रिक है, आप इसको रट सकते हैं कि अगर हर में कुछ ऑपरेशन करने कह रहा है तो उसको अंश में करना है, और अंश में जो ऑपरेशन करने कह रहा है उसको हर में करना है, ठीक है। जो फाइनल आंसर दिया रहता है उसमें करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, उनमें से एक दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त करते हैं और उसके अंक का योग उनके अंकों के योग का 54% थे, तो उनके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो छात्र हैं, एक परीक्षा में उपस्थित हुए छात्र मान लेते हैं ए और बी है। बी को x अंक मिला तो ए को x + 12 मिलेगा, और जो x + 12 मतलब ए का जो अंक है ना
वो दोनों के अंक मतलब x प्लस 12 का 54% था, ऐसा कहा जा रहा है। तो बस सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस 12 बराबर, यहां 2 से 27 और 2 से 50, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 12 इंटू 27/50। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 50x बराबर प्लस 600 इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 54x, 27 गुना 2 54x प्लस 12 सत्ते 84 8 12 दूना 36 8 44। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर, ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5, 156। x का मान हो जाएगा 4 तिया 12 4 9 मतलब 39। मतलब एक छात्र को 39 अंक प्राप्त हुआ है, तो दूसरे छात्र को कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 39 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 9 2 11 3 1 4 1 5 मतलब 51। तो 39 और 51 ही हमारा सही जवाब होगा। तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,600 है। यदि इन सभी अधिकारियों का औसत वेतन 18,000 और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 10,500 है, तो कर्मचारियों के बीच अधिकारियों का प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब जो ऑफिसर है उसका प्रतिशत क्या है वो आपको बताना है। तो यहां पे देख पा रहे हैं, इसको हम बनाएंगे एलिगेशन से। एक एलिगेशन होता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उससे हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। सभी कर्मचारियों का मासिक वेतन है 12,600, यहां पे लिखेंगे अधिकारी और इधर लिख देंगे शेष कर्मचारी जो भी रहे होंगे उसमें अधिकारी के अलावा। अधिकारियों का औसत वेतन है 18,000, यहां लिख देंगे 18,000। शेष कर्मचारियों का वेतन है 10,500, और जो दोनों का मिला के जो वेतन है ना मासिक 12,600, उसको बीच में लिखेंगे और इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ध्यान रहिए, जो बीच वाला फिगर होगा एक से बड़ा और एक से छोटा होगा, ये तय बात है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिसमें बड़ा है तो उसको पहले रख के छोटे वाले में से घटा दीजिए। यहां 18,000 बड़ा है, ऑब्वियसली एक बड़ा होना चाहिए। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल लीजिए। तो 12,600 में 10,500 घटाइए, 0 0 6 में 5 गया 1, ये हो जाएगा 2100 रेशियो। और ये 18 में 12,600 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5400, है ना। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए 3 सते और 3 से 18, मतलब 7:18 क्या आ गया मेरा, अधिकारी और शेष कर्मचारी के संख्याओं का अनुपात। अब हमसे प्रतिशत अधिकारियों का पूछा है ना, अधिकारियों का प्रतिशत। तो देखिए 7 अधिकारी हैं टोटल, कितने में से 18 प्लस 7 25 में से, तो गुना 100 कर दीजिए। तो हम कहेंगे कि 28% अधिकारी थे, ठीक है ना। तो 28% अधिकारी हमारा आ गया। तो इस तरह आज हम लोग प्रतिशत के 8 या 9 क्वेश्चंस को कर चुके हैं, और अगले एपिसोड में हम लोग प्रतिशत के चैप्टर को खत्म कर लेंगे। आप जब तक अपनी तैयारी को करते रहें और हमारे साथ 2024 तक जुड़े रहें, तो आपकी परीक्षा बेहतरीन हो जाएगी और आपकी तैयारी भी बेहतरीन हो जाएगी। तो जल्दी से टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड करें और उसको प्रैक्टिस करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा है और आप कैसा लगा और आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे आपसे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।